हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहे हैं, जिनका पेपर 26 दिसंबर 27, 28, 29, 30 या उसके बाद होगा, तो इस क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के पेपर में अभी तक 19 शिफ्टों में जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, करेंट अफेयर और मैथ के सवाल पूछे गए हैं, तो इसी के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अपने शिफ्ट से पहले एक पेपर दीजिए और अपनी तैयारियों को देखिए कि आप सभी से रियल क्वेश्चन पेपर के सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। यदि हम आपके लिए पूरे टॉपिक से क्वेश्चन करा दें तो आपका कितना सवाल सही होगा, इस क्लास में वही आपका पेपर होने वाला है। तो इसलिए अपने पेपर में बैठने से पहले रियल क्वेश्चन का एक पेपर देकर ही बैठेगा। इससे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आएगा, प्लस ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन तैयार है काफ़ी अच्छी तरीके से, जो अभी तक 19 शिफ्टों में सवाल पूछे गए हैं। तो ये समझिए आपके पेपर से पहले एक रियल पेपर होने वाला है। तो इस पेपर को पूरा जरूर दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन होने वाला आज की इस क्लास में। तो ऐसे प्रश्न आ गए आपके पेपर में, चेक कीजिए कैसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जिनका पेपर बाकी है देख लीजिए और इस पेपर को पूरा जरूर दीजिएगा। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए पेपर हम करवा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का पेपर एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शाम को 7 बजे आपके लिए पूरे पेपर का हल दे रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना से। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में था। पहले का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें मेन मुद्दा था कि जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण से संबंधित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो आपका योजना अवकाश घोषित किया गया था, इसी समय भारत पाकिस्तान के युद्ध भी हो रहे थे 1971 में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 152 किस विवादास्पद कानून को प्रतिस्थापित करती है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 किस विवादास्पद कानून को प्रतिस्थापित करती है? तो ये राजद्रोह कानून को प्रतिस्थापित करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? बताइए, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? तो ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में शुरू हुई थी और 56 में समाप्त हुई थी। दूसरी 1956 में शुरू हुई थी और 61 में समाप्त हो गई थी। तीसरी 1961 में शुरू हुई थी, 66 में समाप्त हो गई थी। अब आप सभी को बताना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था। इतना बताइए कब समाप्त हुआ था। ये तो आप बता देंगे कब शुरू हुआ था, लेकिन कब समाप्त हुआ था ये कमेंट सेक्शन बताइए आप लोग। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी? किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी? तो 42वें संविधान संशोधन ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? तो 102 ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है, जो जीके, जीएस और करंट अफेयर की मिलाकर पूरे 50 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी में भी कुछ कमी है, आपके पास कुछ समय बाकी है, 1-2 दिन का टाइम है, तो इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये पीडीएफ हमने आपके लिए मात्र 50 रुपये में बनाया, प्लस एग्जाम को देखते हुए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सेम वैसा ही पीडीएफ ये आपके लिए तैयार हो चुका है। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना और ये पीडीएफ अपने पास मंगा लेना है।
एक बार इस पेपर को जरूर पढ़िएगा अपने पेपर से पहले, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1962 में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है? जो उपन्यास है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा बनर्जी दीवा करुड़ी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, यह स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यानी साथी कौन सा प्लान है? स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो बॉम्बे प्लान था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में भी जाना जाता है? स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मूल्यह्रास के रूप में भी जाना जाता है स्थिर पूंजी की खपत को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? बताइए। जो अनुच्छेद 44 है इसका संबंध किससे है? तो समान नागरिक संहिता संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, रीबाउंड शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, आप सभी को पेपर देना है। रीबाउंड शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। प्लस आप लोग साथियों अपना स्कोर ही बताइएगा कि आप सभी का आज के पहले पेपर में 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए पेपर आएगी। प्लस जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक की क्लास आएगी, और शाम को 7 बजे लगातार क्लासें भी आ रही हैं, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित कौन है? तो खिज्र खान है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, चित्रकला माई मदर किसके द्वारा चित्रित की गई थी? चित्रकला माई मदर किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? बताइए, तैराकी में लेन की जो न्यूनतम चौड़ाई होती है वो मीटर में कितनी होती है? 2.13 मीटर में होती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? बताइए, शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो कथक से जुड़े हैं भाई ये। डी ऑप्शन राइट आंसर है। और किस घराना से संबंधित है? यदि कोई भी आपसे सवाल पूछे और उनके नाम के लास्ट में राज लिख गया तो समझिए वो लखनऊ घराने से बिलोंग करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो ओणम त्यौहार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वर्ष 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शंकर कुरूप बने थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति मनाया जाता है? पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो बैसाखी त्यौहार को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 22, आत्मनिर्भर की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? आत्मनिर्भर की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को, किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी? तो तोमर राजपूत के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI CEO इस टाइम कौन है? बताइए, UIDAI के इस टाइम CEO कौन है? भुवनेश्वर कुमार है। ध्यान रखिएगा, आपको कैसे याद करना है। भुवनेश्वर कुमार कौन है? एक क्रिकेटर है, बॉलिंग के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो आप ऐसे याद करेंगे। UIDAI अगर आ गया तो आप ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर कुमार है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। बताइए, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष इस टाइम कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया? तो इसे राजस्थान राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हल करिए। भारत के उत्तरी मैदान अधिकार ये किससे बने हैं? यानी जो भारत के उत्तरी मैदान अधिकतर किससे बने थे, यानी किस मृदा से बने हैं? तो जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। भारत के उत्तरी मैदान जो अधिकतर वो जलोढ़ मृदा से बने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को, काल बैसाखी पवनें भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती हैं? काल बैसाखी पवनें भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती हैं? तो ये पश्चिम बंगाल और असम में अधिकतर चलती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। बताएंगे कि TRAI के अध्यक्ष इस टाइम कौन है? तो अनिल लाहोटी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को, हॉकी इंडिया लीग यानी HIL किस वर्ष शुरू हुई थी? HIL किस वर्ष शुरू हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी 2013 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हैं सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिल रहे हैं। आपको ये चेक करना है कि आपको टॉपिक चेक करना है प्लस क्वेश्चनों का लेवल भी चेक करना है, क्योंकि इससे बाहर एक भी सवाल पेपर में नहीं आ रहे हैं। जैसे आपके पेपर में सवाल है बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताएंगे, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कल के पेपर में तारापुर का पूछा था, तारापुर किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत का जो 13वां बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? पहले दिन के शिफ्ट में ये सवाल आ गया था, 18 दिसंबर के पहले शिफ्ट में ड्यू शब्द किस खेल में आता है? तो ये दो खेल में आता है, एक तो टेनिस में आता है, एक बैडमिंटन में आता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था यानी हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के देखिए, भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया गया था? बताइए, भारत की जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था किस राज्य में किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38,
केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस मंदिर मनाया जाता है? बताइए, केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है, लेकिन किस मंदिर मनाया जाता है? तो वडक्कू नाथन मंदिर मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करिएगा, लास्ट में अपना स्कोर करिएगा आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? बताइए, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए बिल्कुल उत्तरदायी हो जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। इसका मेन ये जो होता है वर्षा ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और आप साथ ही अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग जो चौथा है वो किससे संबंधित है? हमने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है। जो डीपीएसपी है, आप जानते हैं डीपीएसपी आर्टिकल 36-51 के बीच में है, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से बनाया गया है, जो कि साथ ही राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से और पार्ट चौथे में शामिल है, जो कि भाग चौथा पूछा है, यानी सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील इनमें से कौन सी है? तो टीटीकाका झील है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? एशिया महाद्वीप को दर्शाती है ओलंपिक में पीली रिंग। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। महाकलेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है? महाकलेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा हुआ है? तो रुद्र सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किस टीम को हराया था? बताइए दोस्त, पहली बार आरसीबी ने जीता था। 2024 के तो महिला है, लेकिन फीमेल वाले यानी महिला जीते हैं, लेकिन पुरुषों में भी पहली बार आरसीबी ने जीत लिया भाई 2025 का आईपीएल। आप सभी को मालूम होगा, जो कि 18वां संस्करण खेला गया था। तो बताइए WPL 2024 के फाइनल में आरसीबी ने किस टीम को हराकर अपना पहला टाइटल जीता? तो दिल्ली कैपिटल्स को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और इस टीम की कैप्टन कौन थी? स्मृति मानधना कैप्टन थी। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात है? पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात है? तो ये उड़ीसी के लिए प्रख्यात है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को। इस्पावर नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इस्पावर नृत्य भारत के किस क्षेत्र से बिलोंग करता है? तो ये लद्दाख क्षेत्र से बिलोंग करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसे कब शुरू किया गया था, किस वर्ष से? 2015 शुरू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। डोलू कनिथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? कहीं कहीं डोलू कुनिथा भी लिखा रहता है, तो ये किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो ये कर्नाटक राज्य का एक रूप है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे मणिपुर में मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताइए, 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लेकिन कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 को, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, जम्मू और कश्मीर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की जो शासी परिषद की अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? बताएंगे आप लोग। तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 57 को, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ बने थे। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताएंगे कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला है? पहला है तो केरल राज्य है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए और इसे सॉल्व करिए। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, नागालैंड भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया? बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर। तो नागालैंड भारतीय संविधान में 13वें संशोधन द्वारा, जो कि 1963 में भारतीय संघ का एक पार्ट बन गया। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 को, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो साथियों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? यानी ये किस मंत्रालय से संबंधित है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, तो भाई याद रखिए आवासन एवं शहरी मंत्रालय से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को, 1991 में भारतीय रुपये अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? तो साथियों, 1991 में भारतीय रुपये अवमूल्यन को कितने चरणों में किया गया था? तो इसे पूरे 2 चरणों में किया गया था, नहीं 2 बार किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 को, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों को डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? तो साथियों, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? बताइए किस संस्था ने यह योजना लागू की थी? तो नाबार्ड ने स्टार्ट की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत ने पहली बार 1983 में अपना 50 ओवर का पहला विश्व कप जीता था, कपिल देव की कप्तानी में, वो भी वेस्ट इंडीज को हराकर इंग्लैंड के देश में जाकर। और जो सबसे अधिक रन बनाए थे कपिल देव ही बनाए थे, जो कि भारत के कैप्टन थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। यदि आपसे पूछ दे कि 1983 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता था, तो मोहिंदर अमरनाथ ने जीते थे, जो कि सबसे अधिक विकेट लेने के लिए। ओके, अगला सवाल को देखिए 66 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 76 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, कुश्ती मैट की मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? कुश्ती मैट की मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो 5 और 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? बताइए,
पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो इसे राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो वैताल भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए दोस्त, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 यह किससे बिलोंग करता है? तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल परफेक्ट आपके हिसाब से है? यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबा दिए तो आपका टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में बदला जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। सॉफ्टवेयर का वह कौन सा प्रकार है जो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन और स्प्रेडशीट क्रिएशन को सक्षम बनाता है? सॉफ्टवेयर का वह कौन सा प्रकार है जो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन और स्प्रेडशीट क्रिएशन को सक्षम बनाता है? तो एप्लीकेशन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पोस्ट और वास्तविक समय अपडेट पर अपनी वर्ड सीमा के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पोस्ट और वास्तविक समय अपडेट पर अपनी वर्ड सीमा के लिए जाना जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ट्विटर है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को चेक करिए, 74 को। MS वर्ड 365 में फाइल के सभी शब्दों को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, यानी कौन सा की है, यानी कौन सा कुंजी है? MS वर्ड 365 में फाइल के सभी शब्दों को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड इनमें से तो आपका कंट्रोल+A है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 को। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS Excel 365 में सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को सीधे सेल ही एडिट करने देता है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS Excel 365 में सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को सीधे सेल ही एडिट करने देता है? तो ये F2 देने देता है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 76 को। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेनू बार के बीच बटन या आइकन के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेनू बार के नीचे बटन या आइकन के समूह को क्या कहा जाता है? तो टूल बार कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 78 को। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना के भाग है? तो साथियों, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना के भाग है? तो हेडर है और बॉडी, ये दोनों है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 79। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हेडर या फूटर डिफॉल्ट रूप से किस पेज पर प्रदर्शित होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हेडर या फूटर डिफॉल्ट रूप से ये किस पेज पर प्रदर्शित होता है? तो ध्यान रखिए, प्रत्येक पेज पर प्रदर्शित होता है यह। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व का राइट आंसर बताइए। MS एक्सेल में किसमें पंक्ति यानी रो, संख्या और या स्तंभ यानी कॉलम अक्षर के सामने एक डॉलर होता है? तो MS एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस, इन दोनों में रो संख्या और कॉलम अक्षर के सामने एक डॉलर होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, जिस तरह से आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में सवाल आ रहे हैं, पूरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। लगातार आप सभी के बीच क्लासें आ रही हैं। तो साथ ही आपका बस एक ही काम है कि आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आपका आने वाले शिफ्ट में होने वाला है। तो डेली का डेली बस आप क्लास करते रहिए और रिविजन करते रहिए। सब क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से करने वाले हैं अपने पेपर में, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, पेपर का लेवल ऐसे आ रहे हैं जो हमने आज की इस क्लास में आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाया है। ठीक है,
तो आप अपना एग्ज़ाम देने जाइए बिल्कुल आराम से, अच्छे से, रिलैक्स होकर। पेपर के जो सवाल है बहुत अच्छे लेवल के हैं, आराम से कर ले जाएंगे। जो आपने अभी तक पढ़ा है वही से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ओके, तो बताइए आप सभी का आज के पहले पेपर में लगभग कितना स्कोर रहा 80 क्वेश्चन में से? उम्मीद करूँगा 60 प्लस तो स्कोर हुआ होगा। और आप साथ ही अपना एग्ज़ाम डेट जरूर बताइएगा। प्लस आप रिविजन करते रहिए। और कंप्यूटर मैथ, जिनका मैथ रीजनिंग तैयारी नहीं है वो केवल प्रीवियस क्वेश्चन लगा के चले जाएं। मैथ के जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 15 में से आप लगभग 15 क्वेश्चन कर जाएंगे। रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 से 3 नए सवाल बिल्कुल आ रहे हैं। इस बार के नए सवाल एसएससी ने अपडेट किया आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप 20 प्लस तो आराम से कर जाएंगे यदि प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए तो, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।